नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। समृद्धि शास्त्र में आपका स्वागत है। समृद्धि शास्त्र में हम प्रति सप्ताह आपके लिए एक मेंटर, एक शास्त्र ढूंढ कर लाते हैं जो हमें ये बताता है कि हमारे जीवन में आर्थिक सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। अक्सर इस कार्यक्रम की चर्चाओं में, लोगों की प्रतिक्रियाओं में ये पूछा जाता रहा है कि हम म्यूचुअल फंड पर, स्टॉक इन्वेस्टिंग पर बात करते हैं, बीमा पर बात क्यों नहीं करते। और बीमा के लिए हमें शास्त्र ढूंढने में समय लगा, मेंटर ढूंढने में समय लगा। और वो मेंटर आज हमारे साथ हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन उससे पहले जैसा कि समृद्धि शास्त्र की व्यवस्था है, हम विषय से आपको परिचित कराना चाहते हैं, जिससे कि हम समझ सकें कि हम किस दिशा में और क्या चर्चा करना चाहते हैं। भारत में जीवन बीमा का सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि 1.4 अरब की आबादी के बावजूद न तो लोगों के पास पर्याप्त कवरेज है, न प्रीमियम का स्तर उनकी सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करता है। कवरेज होना और पर्याप्त कवरेज होना दो अलग अलग चीज़ें हैं, और आपकी पूरी जोखिम कवर होना बीमा में एक बिल्कुल अलग चीज़ है। औसत सम एश्योर्ड 40,000 रुपये के आसपास है, जो वास्तविक जीवन के जोखिम से बहुत कम है, क्योंकि जीवन के जोखिम उससे ज़्यादा बड़े हैं। स्वास्थ्य बीमा में भी लगभग यही हाल है। 400 मिलियन के आसपास लोगों के पास कोई कवरेज नहीं है, और जो कवरेज है भी वो सरकार की बेहद सीमित योजनाओं तक से मिलता है, जिनमें बहुत टोकन कंपनसेशंस हैं। केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं, प्रधानमंत्री जेजेवाई, आयुष्मान और कई तरीके की अटल पेंशन और बीमा योजनाएं हैं, आम जनता तक जाती हैं, लेकिन उनका असर सीमित है। क्या वजह है कि लोगों को सही बीमा नहीं मिल पा रहा? क्या बीमा उद्योग अक्षम है आम लोगों की ज़रूरत पूरी करने में? क्योंकि भारत में बीमा के उदारीकरण को भी लंबा समय हो गया और LIC लंबे समय से भारत में मौजूद है। ये प्रीमियम और कम कवरेज का जो चक्र है, ये टूटता क्यों नहीं? ये बराबर जारी क्यों रहता है? बंधन लाइफ जैसी कंपनियां देर से इस प्रतिस्पर्धी बाजार में आई हैं, और ये इन्हीं जटिलताओं को हल करने की कोशिश कर रही हैं, बिल्कुल नए तरीके से, डिजिटल इनोवेशन से, इंक्लूसिव प्रोडक्ट से, किफ़ायती उत्पादों से। और इसलिए एक नए तरीके की लहर बीमा उद्योग में है। बीमा इस समय जब GST में कटौती के कारण, इनकम टैक्स से मिल रही रियायतें कम होने के कारण कई तरह से हमारे घरों में, परिवारों में चर्चा में है। रिस्क को लेकर हमारी समझ बेहतर भी हो रही है, और उस दृष्टि से भी बीमा महत्वपूर्ण है। तब आज इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सतीश्वर भी। थैंक यू सतीश्वर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक नई बाजार में देर से आई कंपनी के प्रमुख के तौर पर वे इन चुनौतियों का बड़े अनोखे ढंग से सामना कर रहे हैं, और बंधन लाइफ जीवन बीमा के भविष्य को नए ढंग से परिभाषित करने की कोशिश कर रही है। और इस आज पूरे प्रकरण में हम समझने की कोशिश करेंगे समृद्धि शास्त्र में कि बीमा में नया क्या हो रहा है, बीमा की नई चुनौतियां क्या हैं, और कैसे प्रोडक्ट इनोवेशंस लोगों के कम कवरेज, कम सिक्योरिटी के चक्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड इससे पहले कि मैं शुरू करूं, ये कहना चाहूँगा कि आप ये जो कर रहे हैं इससे काफ़ी मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। बीमा के बारे में जो अवेयरनेस है ये काफ़ी कम है, और इस तरह से अगर हम भारत के इंटीरियर्स में पहुंच सकें जहां पे समझ में आए कि इंश्योरेंस चाहिए या बीमा चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, राइट, ये आपके माध्यम के थ्रू एकदम इंटीरियर्स भारत के कोने कोने तक पहुंच जाए, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो आपने लिया हुआ है। सो कॉम्प्लीमेंट्स ऑन दैट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। धन्यवाद सतीश्वर। तो हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। और जैसा आपको पता है कि हम एक हिस्सा जो होता है वो सवालों पर, चर्चाओं पर, सिद्धांतों पर होता है, और उसके बाद एक रैपिड फायर होता है जिसमें हम कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछते हैं और कुछ सीधे जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि कौन सी ऐसी व्यक्तिगत घटना थी, निजी जीवन की घटना थी, जिसने आपको बीमा में काम करने के लिए प्रेरित किया? क्या ऐसा एक्सपीरियंस था जिससे आपको लगा कि, जबकि फिनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्रोफेशनल्स के लिए, बैंकिंग है, ब्रोकिंग है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस जैसा थोड़ा ठहरा हुआ धीमा प्रोडक्ट, इसमें आने के लिए ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपको प्रेरित किया? जी, कहते हैं कि आप नहीं चुनते हो करियर को, करियर आपको चुन लेता है। तो मेरे साथ तो ये हुआ है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जी। ईयर 2000 के आसपास, यानी कि नवंबर 1999, दैट्स द ईयर मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लार्जली जब इनकम टैक्स करते हैं या ऑडिट्स करते हैं, एंड काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स के लिए हम लोग इनकम टैक्स पे काम करते थे जब मैं CA कर रहा था, राइट। CA कोर्स में होता है कि एक 3 साल का आर्टिकलशिप भी होता है, जहाँ पे आप एक प्रैक्टिसिंग CA के साथ काम करते हैं।
तो वहाँ पे ये काफ़ी होता था जहाँ पे हम लोगों के इनकम टैक्स में प्लानिंग में मदद करते थे, और वहाँ पे एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीसेस वॉज लाइफ इंश्योरेंस। तो ये एक्सपीरियंस जब मैं सीए कर रहा था तभी ये इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी बहुत समझदारी होने लगी। और मेरा टाइमिंग ये हुआ कि जब मैं क्वालिफाई हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना 1999 में, जस्ट एक साल बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री ओपन हुआ, राइट। तो ये एक सनराइज इंडस्ट्री था और फाइनेंस प्रोफाइल तो था ही, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो ये दोनों टाइमिंग एक साथ आ गए। एंड 2000 व्हेन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडस्ट्री ओपनड अप, राइट, लाइसेंस जब मिले थे तब से मैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ही हूँ। तो ये वैसे हुआ है। एंड इसमें यह कहना चाहूँगा कि सिंस द टाइम प्राइवेटाइजेशन हुआ है, सो ओवरऑल प्रोडक्ट्स में इनोवेशन काफ़ी हुए हैं। सो प्रोडक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गए, काफ़ी रेलेवेंट हो गए, राइट। सो दी होल एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इंश्योरेंस, इसके अंदर काफ़ी सारे इनोवेशन भी हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे 2000 में या 2000 के पहले के जो प्रोडक्ट्स हैं, 2000 जो सन 2000 से जब शुरू हुए थे और अब जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, राइट। सो एक वैल्यू एडिशन काफ़ी अच्छा हुआ है। सो 25 सालों में काफ़ी कुछ बदला है। 25 साल आपने पूरे बीमा क्षेत्र का लिबरलाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज का आना, एलआईसी को चुनौती, फिर एलआईसी का मार्केट शेयर कम होना, फिर उसका आईपीओ आना, काफ़ी कुछ बदला है। अगर आप 25 साल में पीछे जाके देखें तो इंश्योरेंस मार्केट में प्रोडक्ट्स में भी इनोवेशंस हुए, बैंक्स आगे आए, बैंकों के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। इस पूरे एक्सपीरियंस के साथ जब आप आए तो बंधन को बाजार में देर से आने से फ़ायदा हुआ या चुनौतियां ज़्यादा मिली, क्योंकि आप मार्केट के सबसे लेट एंट्रेंट्स में से हैं एगॉन के जरिए आने में? जब आप कोई भी बिजनेस में आते हैं, राइट, हमेशा एक होता है कि एक अर्ली मूवर एडवांटेज होता है, राइट, और एक होता है हमेशा लास्ट मूवर एडवांटेज। सो देयर इज ऑलवेज दिस प्लस एंड माइनस। ये नहीं होता है कि हर बार एडवांटेज ही एडवांटेज हो। सो कुछ डिसएडवांटेजेस पक्के होंगे और कई सारे एडवांटेजेस भी होते हैं। सो लास्ट मूवर एडवांटेजेस की भी काफ़ी बेनिफिट है। जैसे अगर एक मैं बताना चाहूँ कि जिस तरह से हम आए हैं 25 साल बाद जब बंधन आ रहा है, तो यहाँ पे जो टेक का फैसिलिटी है, क्योंकि हम फ्रेश आ रहे हैं, हमको चेंज नहीं करना है, हमको नए टेक, जो आज की तारीख में हर चीज़ लोगों को फ़ोन पे सब कुछ करने की आदत है, राइट, ये ऐप है या जिस तरह से वेरियस इकोसिस्टम आईटी के डेवलप हो गए, उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सो हमारे जो सिस्टम्स हैं ये काफ़ी लाइट हैं, राइट। वी आर काइंड ऑफ, हम APIs के थ्रू ही बात करते हैं, ये पेपरलेस प्रोसेसेस बन जाता है। तो ये सब काफ़ी सारे फ़ायदे हुए। प्रोडक्ट्स जो हैं काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं। सो वो जो लर्निंग टाइम है वो काफ़ी बच गया। सो फ़ायदे काफ़ी हैं, एंड जिससे ये फ़ायदा होता है कि हम प्रोडक्ट अच्छे बना पाते हैं, प्रोडक्ट के प्राइसिंग अच्छे रख पाते हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव रख पाते हैं, और प्रोडक्ट की सर्विसिंग ये बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो इंश्योरेंस बीमा खरीदना हमने काफ़ी आसान कर दिया है बिकॉज ऑफ टेक, और ये फ़ायदा लेट मूवर एडवांटेज का बड़ा है हमारे लिए। खरीदना आसान हुआ है, पर आपने प्रोडक्ट के इनोवेशंस को और चेंजेस को भी देखा है, और हमने देखा कि बाज़ार में इंडाउमेंट और मनी बैक जैसे पुराने प्रोडक्ट्स जो LIC बेचती थी, उससे हम टर्म इंश्योरेंस पर, होल लाइफ इंश्योरेंस पर और थीमेटिक इंश्योरेंस पर आ गए। ये जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट में कौन सा एक सबसे बड़ा ट्रेंड जो आपको लगता है सबसे लॉन्ग सस्टेनेबल ट्रेंड है प्रोडक्ट के प्रोफाइल में? इंश्योरेंस, अगर मैं इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा समझा दूँ, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक इंडिविजुअल का दो बड़ा पर्पस सॉल्व करता है। एक है डाइंग टू यंग, यानी कि एक हम सोचते हैं रहे कि एक इंसान है, वो रहेगा, बचपन आएगी, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा और बाद में डेथ आएगी। अगर ये जो जर्नी है, बचपन है जहाँ पर आप पढ़ाई वगैरह करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, खुद को काबिल बनाते हैं। जवानी है जहाँ पे हम एक्चुअली दी रेवेन्यू या अर्निंग शुरू करते हैं, आमदनी की शुरुआत होती है, परिवार बढ़ता है, फैमिली आ जाती है। आप मतलब बचपन में आप किसी पे डिपेंडेंट थे, जैसे आप जवान होते हो और बाय द टाइम यू बिकम ओल्ड आप पे लोग डिपेंडेंट होते हैं, राइट। और उसके बाद इट्स मोर रिटायर्ड लाइफ जहाँ पे आप आराम करेंगे। ये जो मिडिल एज है, राइट, जहाँ पे बेसिकली आप कमाना शुरू करते हैं, आपका परिवार बढ़ता है, लोग आप पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ये जो एज है, अगर इसमें कहीं पे मौत हो जाती है, एक दैट वो जो लाइफ साइकिल है ये शॉर्ट हो गया, राइट। सो दिस इज़ डाइंग टू यंग। जब ये होता है तो आपके ऊपर के जो डिपेंडेंस हैं, इनके ऊपर काफ़ी सारी आर्थिक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसको इंश्योरेंस कंपनी सॉल्व करता है कि फैमिली को तो इमोशनल पेन तो होगा ही होगा, राइट। अगर घर का कोई सदस्य चला जाता है तो इमोशनली काफ़ी हर्ट होता है, लेकिन अगर घर का सदस्य अर्निंग मेंबर था, आमदनी उसी से आती थी, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो देन फैमिली पे तो इमोशनल तो है ही, बट फाइनेंशियल स्ट्रेन भी काफ़ी आ जाता है। तो इंश्योरेंस इस चीज़ को सॉल्व करता है
इसको हम कहते हैं डाइंग टू यंग। दूसरा लेग है कि लिविंग टू लॉन्ग। जैसे ही आप एक स्पेसिफिक एज के बाद काम करना मुश्किल है, राइट, इन द सेंस आप रिटायर हो जाते हैं लेकिन लाइफ तो है, लाइफ चालू है, खर्चे रहेंगे, राइट। तो ये जो लिविंग टू लॉन्ग है, वहाँ पे रिटायरमेंट सॉल्यूशंस आ जाते हैं, जिसको हम एन्युटी कहते हैं, राइट। ये जो दो पीस है, ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है, विच इज़ अगर डेथ होने पे एक बड़ा सा लमसम नॉमिनी को या फैमिली को दिया जाए, और दूसरा है कि आप एक लमसम दे के आप एन्युटी खरीद लेते हैं। जो एन्युटी है, आप 100 साल तक जिए, 125 साल तक जिए, तो ये पूरा जब तक डेथ नहीं हो जाती आपको मंथली इनकम आती रहेगी। सो डाइंग टू यंग, लिविंग टू लॉन्ग, ये दो बड़ा पर्पस है जो इंश्योरेंस कंपनी सॉल्व करता है। अब इसमें भी वेरिएशंस आते हैं, जहाँ पे भी, जैसे ये मैंने कहा, ये तो बहुत, इसी को टर्म प्लान बोलते हैं, जो सिंपलेस्ट ऑफ द फॉर्म है कि अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी को महीना या एनुअली एक स्पेसिफिक अमाउंट देता हूँ, जो बहुत छोटा होता है। अगर आप रफली का बोले कहें कि अगर से एक 35 साल का आदमी है जो अभी इंश्योरेंस, आइडियली आपको जैसे आप कमाने लोगो आपको शुरू कर देना चाहिए, लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई है जो 35 साल का है, जो अभी इंश्योरेंस खरीद रहा है, इसको अराउंड 1,200 रुपीज़ पर मंथ पे 1 करोड़ की कवर मिल जाती है। 14-15 हज़ार रुपये साल के प्रीमियम पे एक टर्म प्लान मिल जाता है। मतलब एक बहुत छोटा सा अमाउंट है, अगर आप उसको कम करने जाओ तो दिन का एक कॉफ़ी के खर्चे पे आपका 1 करोड़ का कवर बन जाता है। जो खर्चा है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्योर टर्म प्लान, ये खर्चा है, लेकिन ये आपका एक बहुत सा बड़ा अनसर्टेनिटी जो है उसको कवर कर जाता है, राइट। तो ये एक प्रोसेस है। दूसरा, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, क्योंकि एन्युटी खरीदना, एन्युटी के लिए भी तो पैसे जमाने पड़ेंगे ना, तो ये एक एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो वो भी आप जितने जल्दी शुरू करेंगे कंपाउंडिंग की बेनिफिट की वजह से, बाय द टाइम यू रिटायर एक बड़ा सा एक्यूमुलेशन होता है, देन आप एन्युटी शुरू कर लें। तो ये ब्रॉडली, अगर इंश्योरेंस का पर्पस डाइंग टू यंग कवर्ड, लिविंग टू लॉन्ग कवर्ड। मेरा सवाल ये है कि अब रिस्क को, लाइफ रिस्क को और लॉन्गर लिविंग की कॉस्ट और एक्सकेलेशन की रिस्क को लेके भारत के इंश्योरेंस बायर्स की समझ कितनी बदली है? आपको लगता है कि जब आपने शुरू किया था, जब लिबरलाइजेशन शुरू हो रहा था 2001-2002 में, और आज हम 2025 में हैं, इस रिस्क की प्रोफाइल को, अपनी पर्सनल रिस्क प्रोफाइल को समझने का जो तरीका है वो कितना बदला है लोगों के दिमाग में? तो काफ़ी चेंज तो हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा हो गया। अभी भी कई सारे लोग हैं जिनको अभी तक इंश्योरेंस लेनी, इन द सेंस ये भी नहीं आया कि मैं खरीदूं, राइट, अलग बात है कि मैं क्या खरीदूं, लेकिन मुझे इंश्योरेंस चाहिए, ये एक फीलिंग अभी तक नहीं आई। सो अवेयरनेस, अगर मैं पूछूं किसी से भी, इन द सेंस इवन अगर आप इंटीरियर्स में चले जाएं, वहाँ पे पूछें कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, मेरे हिसाब से 10 में से 9 लोग बताएंगे कि आपको लाइफ इंश्योरेंस क्या है ये पता है, जीवन बीमा क्या है ये पता है, बॉलीवुड मूवीज़ में लोगों ने देखा है जीवन बीमा क्या है, तो ये पता है। लेकिन आप उन्हीं से पूछिए कि आपके पास जीवन बीमा है, तो यही 9 में से 1 के पास होगा, बाकियों के पास नहीं होगा। तो ये जो एक अवेयरनेस है कि इंश्योरेंस मुझे अभी चाहिए, मुझे लेना चाहिए, भले ही वो टर्म प्लान हो, राइट, वी कैन गेट इनटू द प्रोडक्ट कैटेगरी, बट कि एक इंश्योरेंस चाहिए, ये एक, और अर्जेंटली चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, इट्स ए नेसेसिटी, ये इंश्योरेंस ज़रूरी है, और इंश्योरेंस मुझे अभी चाहिए। जैसे हमारा अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री का आप कैंपेन भी देखें, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, राइट। तो ये जो अर्जेंसी है और नेसेसिटी है, ये दोनों मिसिंग है। और जहाँ तक मुझे ये समझ में आता है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि हम ये डेथ के बारे में बात करते हैं, राइट, जिसकी वजह से भी लोगों को सोचना कि यार मैं मर सकता हूँ, ये थोड़ा सोचने में ही दिक्कत हो जाती है, राइट। तो वो, एंड दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि ये पुश प्रोडक्ट है, एंड दैट्स रीज़न इट्स ऑल्सो अलाउड है कि इंश्योरेंस में इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, हमको अलाउड है कि हम थोड़ा आपको पुश करें, क्योंकि ये एक टॉपिक है ऐसा, हमको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है कि आप उसको एक अर्जेंसी में ले लें, एक नेसेसिटी को समझें, और इंश्योरेंस, तो ये एक अवेयरनेस जो अर्जेंसी और नेसेसिटी है, ये अभी तक, और इसी में कहना, दैट्स रीज़न कॉम्प्लीमेंट्स की वेर एवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी मैं पास ऑन करूँगी, यार इट्स नॉट वेरी कॉस्टली, एक छोटा सा अमाउंट है, लेकिन भगवान ना करे कि कभी कुछ हो, लेकिन हो जाए तो फैमिली फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड है, ये एक बड़ा सुकून है, और ये बहुत फ़र्क करता है। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, हम दो हिस्सों में बटा हुआ देखते हैं भारत के पूरे इंश्योरेंस मार्केट को। एक मार्केट ये है कि बहुत सारे लोगों को कितना प्रीमियम चाहिए, कितना कवरेज चाहिए, इसका हिसाब ही नहीं मालूम है। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में जो लोग, जिनके पास इंश्योरेंस है भी, उनके पास सफिशिएंट नहीं है,
उनकी पूरी रिस्क, उनकी पूरी सिक्योरिटी कवर्ड ही नहीं है, क्योंकि उनको ये बताया ही नहीं गया। तो एक विशियस साइकिल है, दुष्चक्र है, जिसमें कम प्रीमियम, कम कवरेज का। जो बाहर है, लेफ्ट आउट है, उनके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे कि जो अभी हैं ही नहीं, जो मौजूद हैं उनके लिए ये जो दुष्चक्र है, ये कैसे टूटे। लोगों के पास कैपेसिटी है इंश्योरेंस लेने की अगर आप डेटा देखें तो भारत में क्रिप्टो के अकाउंट्स, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने वालों का नंबर देख लीजिए, म्यूचुअल फंड के सिप के नंबर्स देख लीजिए, ओटीटी की होल्डिंग्स देख लीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि लोगों के पास परचेजिंग पावर है। पर ये जो दुविधा है, ये कैसे हल हो, इसको कैसे आपने समझने की कोशिश की? मैं ये कह रहा हूँ, एक तो ये कंपैरिजन ही गलत है। अगर मैं प्योर टर्म प्लान की बात करूँ, वो एक रिस्क मिटिगेशन टूल है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो अगर प्योर यहाँ प्रीमियम देते हैं, अगर आप पूरी लाइफ से अप टू एज 60 तक कर जाते हैं, तो उसके बाद इट्स मतलब यू हैव एन ऑप्शन टू एग्जिट और वहाँ पे प्रीमियम वापस मिल जाए। लेकिन इट्स नॉट अ रिटर्न जनरेटिंग प्रोडक्ट। इंश्योरेंस इज अगेन, ये जो सम अश्योर्ड है, दिस इज़ अ इनकम रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट। यानी कि इफ अर्निंग मेंबर जो है, अर्निंग मेंबर की असमय मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे जो सब्सिक्वेंट ईयर्स का जो अर्निंग आने वाला था, उसको हम फुलफिल करते हैं, राइट। तो इट्स एन इनकम रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट। अब इसका सिंपल मैथमेटिक्स ये है कि अगर मुझे पता करना है कि मुझे कितने इंश्योरेंस की कवर लेनी है, राइट, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाता है कि आपकी करंट आमदनी कितनी है और आपका बैलेंस वर्किंग लाइफ कितना है। सो नॉर्मली आप कहेंगे कि एनीबडी ये 60-70 तक काम करेंगे, लेकिन 60 चलो मान के चलते हैं, और आज की तारीख में मेरी एज है 25, राइट। सो मैं और 35 साल तक काम करने वाला हूँ, लेकिन मेरी आज की कमाई क्या है, और ये क्योंकि बढ़ेगी, राइट। तो उस हिसाब से आज की कमाई इनटू बैलेंस 35, या रफली पुट इन आपका वर्किंग ईयर्स माइनस योर करंट एज इनटू योर करंट इनकम इज़ अ सिंपल मैथमेटिक्स। आप यू कैन गेट इनटू अ कॉम्प्लेक्स पीस कि आपकी लायबिलिटी क्या है, वो भी एक है, बट अगर सिंपली पुट कि वर्किंग लाइफ माइनस दिस, इससे भी आसान जाना है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल चेंज होता रहेगा। तो जब भी जहाँ पे भी आप हो, अगर आप एज 40 के नीचे हो, राइट, सो आइडियली अराउंड 15 to 20 टाइम्स ऑफ योर करंट इनकम। तो आप अगर आप 25 में ले रहे हो, यू कैन ऑलवेज, जब आप 30-35 के हो जाओ तो उसको टॉपअप कर लीजिए, एक नया इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए, क्योंकि अगर आपकी इनकम काफ़ी बढ़ गई है, सो वो रिप्लेसमेंट के हिसाब से। तो उस हिसाब से सिंपलेस्ट मैथमेटिक्स, यू आर यंगर तो 20-25 टाइम्स, इफ़ यू आर अ लिटिल ओल्डर, मिडिल एज एंड अबाउ, वहाँ पे इट शुड बी अराउंड 10 टाइम to 15 टाइम्स। तो ये एक सिंपल मैथमेटिक्स। लेकिन मेरा यहाँ पे एक लॉजिक थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि इंश्योरेंस जो है, इट्स अ रिस्क मिटिगेशन प्रोडक्ट, राइट। और ये रिस्क मिटिगेशन कब चाहिए? जब सिंपल फैक्ट है, जो अर्निंग मेंबर है, अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है अगर, तो उससे 10 फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेन आएगा नहीं आएगा, राइट। एक एज तक है कि जहाँ पे आपके पास काफ़ी वेल्थ एक्यूमुलेटेड है, राइट। सो फाइनेंशियली कम फैमिली पे स्ट्रेन नहीं आने वाला, तो आपको इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। और इसकी ज़रूरत यंगर एज में ही होती है, क्योंकि आइडियली जब मैं जॉब करने लग जाता हूँ, मैंने आई एम गेटिंग, मतलब पढ़ाई वगैरह ख़त्म कर लिया, अब मैं अर्निंग मेंबर बन गया। जब मैं अर्निंग मेंबर बन गया, तो एक तो मैंने अभी शुरू हुई है, राइट, तो मैंने अभी तक वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं किया, तो मुझे साथ में ये करना है कि वेल्थ एक्यूमुलेशन पैरेलली शुरू कर देना है। अगर ये मेरा वेल्थ एक्यूमुलेशन हो जाता है, से अप टू एज 50, राइट, अगर एज 50 में मेरे पास ऑलरेडी वेल्थ एक्यूमुलेटेड है, मैंने 1-2 करोड़ जमा कर लिया है, तो मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, राइट। और यहीं पे हमारा रिस्क कवरेज है, और यहीं पे इंश्योरेंस कंपनी ने जो इनोवेशन की मैं बात कर रहा था, अगर आज की तारीख में एक नया, अगर आप टर्म प्लान देखते हैं, तो वहाँ पे कंसेप्ट आया है स्पेशल एग्जिट वैल्यू, राइट। आप पॉलिसी खरीदते हैं 70 तक, हाँ, लेकिन आप एग्जिट कर जाते हैं। हाँ, लेकिन आपने देख लिया कि मैंने 50 की उम्र में मैंने अच्छा खासा वेल्थ एक्यूमुलेट किया है, और ये सभी को करना चाहिए, राइट। ये नहीं है कि हर जगह, मतलब पूरा लाइफ के एंड तक ये नहीं कह सकते कि इंश्योरेंस करता रहेगा। इनिशियली आपके पास कॉर्पस क्रिएट नहीं हुआ है, वहाँ पे आपके पास इंश्योरेंस की ज़रूरत है, लेकिन पैरेलली आप वेल्थ क्रिएट कीजिए। जब आपका वेल्थ क्रिएट हो जाएगा तो इंश्योरेंस की पर्पस नहीं है, और वहाँ पे हम स्पेशल एग्जिट वैल्यू देते हैं, जहाँ पे आपने जितना भी प्रीमियम दिया है वो वापस ले सकते हैं। तो ये एक इनोवेशन आया हुआ है। एक सवाल जो लगातार इंश्योरेंस फॉर ऑल के साथ उठता है कि इंडस्ट्री की एक कैपेसिटी है क्या
कि वो सभी लोगों को, क्योंकि भारत में जो इनकम डिस्पैरिटीज़ हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। मतलब जो एवरेज इनकम है भारत में ज़्यादातर लोगों की जो काम करने वाले हैं वो 20 से 25 हज़ार रुपये महीने वाले लोग हैं, उनसे लेके और जिन्होंने वेल्थ एक्यूमुलेट कर ली, जिनको अब इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं, उनको आप छोड़ दें, इनके हिसाब से प्रोडक्ट बना भी सकते हैं क्या? क्योंकि हमें ये दिखाई देता है कि एक जो नीचे का हिस्सा है, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए तो प्रोडक्ट है, पर जैसे ही आप नीचे मास प्रोडक्ट में जाते हैं तो या तो प्रीमियम महंगा हो जाता है या कवरेज लिमिटेड हो जाता है। तो दोनों वेज में उनकी जो रिस्क मिटिगेशन है वो नहीं हो पाता। ये सवाल को कैसे हल किया? तो जैसे मैंने कहा कि जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ये इनकम रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है। जैसे आपने कहा कि एवरेज इनकम 25,000 रुपये महीना है, यानी कि 3 लाख रुपए सालाना। अगर मैं मल्टीप्लायर भी लगाऊं तो 10 टाइम 50 टाइम्स, तो उसके हिसाब से 50 लाख का कवर होना चाहिए, ना कि 1 करोड़ का, राइट। सो प्रीमियम भी उसी हिसाब से होता है। हम ये सोचते हैं कि हर किसी को 1 करोड़ का कवर चाहिए, 1 करोड़ तो वो नहीं होना साइज हो गया। तो इनकम जो है इनकम का मल्टीप्लायर होना चाहिए। उस हिसाब से अगर आपकी इनकम काफ़ी कम है तो PMJJBY देख लीजिएगा, जहाँ पे सिर्फ कुछ 450 रुपया है और 2 लाख का कवर मिल जाता है, राइट। सिमिलरली अगर आप 25,000 रुपया भी करते हैं महीने का, और महीने का उसमें से अगर आप 1,000 इसमें डालें तो भी 1 करोड़ का कवर आता है। अगर आप उसको 50 लाख पे ले हैं तो 600-700 रुपये महीने में आ जाता है। तो अफोर्डेबिलिटी अगर हम इनकम और उसके हिसाब से सम एश्योर्ड चूज़ करें, विच इज से 20 टाइम्स, राइट, उसके हिसाब से चूज़ करें और उस हिसाब से प्रीमियम देखें, और अगर आप यंग है तो वो और भी सस्ता हो जाता है। मैंने जो प्राइस बताया था वो तो 35 साल वालों का, अगर कोई 25 ईयर्स का है तो उससे काफ़ी कम हो जाता है। तो आप जितने जल्दी शुरू करते हैं, आपका जो इनकम है उसके हिसाब से आप कवर चूज़ करते हैं, से 20-25 टाइम्स, राइट, इफ़ यू आर यंगर, उसके हिसाब से लेते हैं तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है। लेकिन हम ये कर जाते हैं कि हर किसी को बेस्ड ऑन इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज इनकम हम सोचते हैं कि इसको 1 करोड़ का कवर चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल है जो इनिशियली इन द वेरी बिगनिंग इटसेल्फ अगर उसकी अर्निंग्स इज से सम 3 लाख 4 लाख रुपीस अ मंथ, क्वाइट पॉसिबल, उसके लिए 1 करोड़ का कवर काफ़ी कम है। सो वो सब्जेक्टिव है कि कवर कितना चाहिए, जो आपका स्पेसिफिक अर्निंग है उसके हिसाब से कवर चुने। सिंपल मैथमेटिक्स, यंग हो 20 टाइम्स 25 टाइम्स, अगर आप मिडिल एज के ऊपर हो सो 10 टाइम्स से 15 टाइम्स। मेरा एक सवाल ये कि जिस क्लास को जिसे सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस की ज़रूरत है, तैयारी करनी होती है इंश्योरेंस के लिए, वहाँ एक और नया फैक्टर आया इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, लायबिलिटीज़ का। क्योंकि हम एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो हम इनिशियली जॉब शुरू करते ही लोन्स में चले जाते हैं, बारोइंग्स में चले जाते हैं, कार खरीद ली, मकान ले लिया एक सर्टेन पीरियड के बाद, और उसके बाद भी बहुत सारे पर्सनल लोन बारोइंग, क्रेडिट कार्ड बारोइंग है। एक्चुअली जब लोग इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो इस लायबिलिटी का और इंश्योरेंस का मैच नहीं समझ पाते। इंश्योरेंस को वो जैसा आप कह रहे हैं इनकम रिप्लेसमेंट से कैलकुलेट करते हैं, बट फैमिली अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो फैमिली तो वो लायबिलिटी भी लिए बैठी हुई है, मकान का कर्ज लिए बैठी हुई है, कार का कर्ज लिए बैठी हुई, क्रेडिट कार्ड का लोन लिए बैठी हुई है। और ये एक ऐसा फैक्टर है जो आमतौर पर बीमा कंपनियां चर्चा में नहीं लाती। और भारत में अब RBI के नंबर्स भी बताते हैं कि भारत में फैमिलीज़ की अपनी लायबिलिटीज़ जो है वो उनकी सेविंग्स को क्रॉस कर चुकी हैं। इसको आप कैसे फैक्टर इन करते हैं, और क्या लोग ये समझ पाते हैं इसको लेते समय कि उनकी लायबिलिटीज़ पहले जाएंगी इंश्योरेंस को की स्थिति में अगर कोई दुर्घटना होती है तो अगर आप ये नोटिस करें आज, और ये काफ़ी समय से था, बट रिसेंटली लास्ट 10-15 ईयर से काफ़ी पॉपुलर ये हो गया कि जब भी आप जहाँ से भी आप लोन लेते हैं वो नॉर्मली साथ में एक लाइफ कवर देता है, लोन कवर, और स्पेसिफिकली ये चीज़ उसमें कवर हो जाती है। हाँ, वो कि असमय मृत्यु हो जाए तो ये लोन जो भी बैलेंस अमाउंट है ये लोन कवर कर लेगा। तो अगेन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली पे नहीं आती है, इंश्योरेंस कंपनी ले लेती। तो मेरा तो एडवाइस यही होगा, और हर लाइफ इंश्योरेंस और जो भी लेंडर है वो हमेशा ये प्रोडक्ट साथ में ही टाइस अप विद सम ऑफ द अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और ये प्रोविजन देता है। तो मेरा इससे थोड़ा सा आपका EMI शायद बढ़ जाए, बट आई वुड डेफिनेटली प्रपोज एंड रिक्वेस्ट एंड अर्ज पीपल कि ये जब भी आप लोन लें साथ में ये लोन कवर ले लें। ये बहुत महंगा नहीं है, आपका EMI बहुत छोटे से अमाउंट से बढ़ जाता है, लेकिन ये अगेन एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन है कि इसकी जिम्मेदारी फैमिली पे ना आ जाए बिकॉज ऑफ एनी अनटाइमली डेथ।
सो इट्स अ नाइस प्रोडक्ट. अटैचमेंट रेशियो मैंने भी देखा है काफ़ी है, बट ये मैंडेटरी नहीं हो सकता. रेगुलेशन के हिसाब से ये मैंडेटरी नहीं हो सकता. तो हाँ, और क्योंकि मेरे बैंक्स बहुत समय पर पुश भी नहीं करते हैं. हाँ, पुश नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है. बताते और हैं लेकिन उस सिचुएशन में फिर प्रॉपर्टीज अटैच हो जाती हैं और इंश्योरेंस में जो सेविंग्स होती हैं वो ले ली जाती हैं, बिकॉज यू हैव टू सरेंडर योर इंश्योरेंस. करेक्ट. तो एक छोटा सा अमाउंट है, ईएमआई छोटे से अमाउंट से बढ़ जाएगा, लेकिन मेरा तो प्रपोजल और ये सिंसियर रिक्वेस्ट होगा कि हर कोई उसके साथ अटैच कर ले. एक और सवाल फिर हम आगे कुछ आपकी खास स्कीमों पर और उन चीज़ों पे चलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि बीमा इंडस्ट्री ने सस्ते इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार पे छोड़ दी है. जैसे हम कम प्रीमियम में ज़्यादा कवरेज की तरफ जाते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर प्रोडक्ट्स नहीं ला पाता, कॉस्ट है उसकी, री इंश्योरेंस की कॉस्ट है उसकी. तो अभी भी जो बहुत निचला क्लास है जिसको इंश्योरेंस फॉर ऑल के लिए कहा जा रहा है, जो बहुत छोटा क्लास है, जो जिसके पास तो नहीं है, वहाँ सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसके लिए बहुत सस्ते प्रोडक्ट नहीं है. वे प्रोडक्ट का सवाल है. फिर इसके बाद अंडर राइटिंग के इशूज़ पर आएंगे जो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं. तो अभी क्या स्थिति है बीमा इंडस्ट्री की या बंधन की अपने तरफ से कि किस लेवल तक का, चीपेस्ट तक, कम से कम लेवल तक का क्या प्रोडक्ट लाया जा सकता है जो कि सरकारी स्कीम के पैरेलल खड़ा हो सके? क्योंकि सरकारी स्कीमों का कि अपने चैलेंज है, उनकी चुनौती है, क्लेम्स का इशू है. ये क्या बीमा कंपनियां रियली इस कोशिश में हैं कि वो टिकट साइज़ कम करके, प्रीमियम साइज़ कम करके बड़ी आबादी के लिए सस्ते प्रोडक्ट ला सकें? सो मैं लेट्स पुट इट दिस वे, PMJJBY जो है ये सरकारी स्कीम है, लेकिन चला तो इंश्योरेंस कंपनीज रही है. लेकिन हाँ, सरकार सब्सिडी देती है. तो ये जब है तो उसी का पैरेलल प्रोडक्ट इससे सस्ता तो नहीं क्योंकि ये नहीं है कि सरकार फंडेड नहीं है. हाँ. जो प्रीमियम हम ले रहे हैं उसी में क्लेम्स की प्रोसेसिंग होती है, राइट. तो ये काफ़ी, और उसी प्राइस में, इसी मल्टीपल पे अगर आप यही, जैसे हमने कहा कि इवन 1 करोड़ के लिए 1000 रुपये महीने में आ जाता है, इससे और क्या सस्ता करना है. अगर आप 50 लाख का कवर लेते हैं तो 500-600 रुपये में आ जाता है. तो ये जो धारणा है कि इंश्योरेंस महंगा है, ये नहीं है. और अगर एकदम ही लो इनकम ग्रुप है, PMJJBY है जो काफ़ी अच्छे से प्राइस्ड है. सो हर सेक्टर के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है और स्कीम है. जो स्कीम अटैचमेंट है, अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू जितने भी बैंक अकाउंट्स खुले हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू मिल जाते हैं. सो एक अप्रोच, अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, ये काफ़ी क्रिएट हो गया. अफोर्डेबिलिटी है, ये भी काफ़ी ठीक है, इन द सेंस इट्स नॉट वेरी कॉस्टली. इफ़ यू जो आपका कवर अमाउंट है, जो आपके रिलेवेंट है आपके इनकम्स के हिसाब से, वहाँ पे ये काफ़ी फिट हो जाता है. आपने स्टूडेंट्स के कवरेज को लेके कुछ नए तरीके के प्रयोग किए हैं बंधन ने, और बाज़ार में भी उस तरीके के प्रोडक्ट लाने की कोशिश हो रही है जिसमें स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन की कॉस्ट है उसको जो पेरेंट्स बियर करते हैं और वो कोई मिस हैपनिंग होती तो वो कवर की जाए. ये कैसे काम करते हैं? सेम है जैसे स्टूडेंट्स के लिए अगर आपने किया हुआ, स्टूडेंट्स एजुकेशन, हायर एजुकेशन काफ़ी महंगी भी हो रहा है, अगर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो ये लोन कवर अटैच हो जाता है, उसके साथ अटैच हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में. हाँ. अच्छा. तो वो मतलब लोन के साथ आप कर लीजिए, या आप इंडिविजुअली एक लोन ले लीजिए और एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, उसके साथ उसे कवर. क्योंकि ये तो इनकम रिप्लेसमेंट, इनकम तो आया नहीं स्टूडेंट का अभी तक, तो इनकम रिप्लेसमेंट जो मेजर नहीं है, लेकिन एक लोन और एजुकेशन से पता चल जाता है कि कितने की कवर उसको जरूरत होगी. तो इसका प्रीमियम किस फैक्टर पे अंडर राइट होता है? एज पे अंडर राइट होता है. So, और काफ़ी यंग एज स्टूडेंट्स की या एज पेरेंट कवर जिसके ऊपर होगा उनके कवर तो हम स्टूडेंट के लेंगे, राइट. स्टूडेंट के पे कवर तो लोन, क्योंकि अगर लोन तो आप बट अंडर राइट पेरेंट्स करेंगे नहीं. हाँ, स्टूडेंट लाइफ वाला इधर ही होगा, लाइफ वाला इधर ही. जिस इंडिविजुअल के ऊपर कवर है उसी के ऊपर अंडर राइट होता है. अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो लोगों के दिमाग में, महिलाएं बीमा से लगभग बाहर हैं, मतलब खासतौर पर होम मेकर्स को पॉलिसी नहीं मिलती, उनकी पॉलिसी को उनके स्पाउस को अंडर राइट करना पड़ता है. और भारत की बहुत बड़ी आबादी है महिलाओं की जिनके पास उनकी कोई इनकम नहीं है, उनके पास कोई इनकम फ्लो दिखाने के लिए नहीं है. ये कब शुरू होगा जबकि एक होम मेकर को बगैर स्पाउस की अंडर राइटिंग के पॉलिसी मिल सके? नहीं, बगैर स्पाउस के अंडर राइटिंग मतलब प्रोडक्ट तो अवेलेबल है. हाँ. राइट. और ये ज़रूरी नहीं कि उनका खुद का इनकम हो, बट व्हाट हमको ये इंश्योर करना होता है कि फैमिली की एक इनकम है, फैमिली की इनकम, ताकि जो सम अश्योर्ड हो उसके हिसाब से कवर चुना जाए. सो जो भी स्पाउस है,
स्पाउस का हम देखते हैं कि फिर अगर स्पाउस होम मेकर है, और यहाँ पे स्पाउस कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि फीमेल ही हो, राइट। तो जो अर्निंग मेंबर है हम उसको प्रॉक्सी मानते हैं, राइट। तो जो अर्निंग मेंबर के लिए जो कवर एलिजिबल होगा उसको हम उस पे अप्लाई करें, आइदर उसी का इक्विवेलेंट और 50% ऑफ दैट, राइट, इज द कवर अवेलेबल फॉर द नॉन अर्निंग स्पाउस। तो ये अवेलेबल है प्रोडक्ट वेरी मच इन दी मार्केट। हम कोशिश ये करते हैं कि दोनों पॉलिसी खरीदें, दोनों लोग, राइट। और इसके पीछे भी कारण ये है कि इट्स एंटी सिलेक्शन ना हो जाए, कि इट्स दोनों ही स्पाउस जो हैं या दोनों जो कपल हैं दोनों ही कवर्ड हैं, दोनों इन द सेंस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्योंकि ये हम कहते हैं कि अर्निंग नहीं है तो कवर नहीं मिलेगा, बट वो जरूरी नहीं है। वैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली होम मेकर के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, हमारे खुद के हैं, आपके प्रोडक्ट? हाँ बिल्कुल है, बट हम इंसिस्ट करते हैं कि हाउस होल्ड में इनकम हो। क्योंकि ये जो है कि जो अर्निंग मेंबर है, अर्निंग मेंबर अगर मार्केट में जाके अर्न कर पा रहा है, उसके लिए उसकी एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घर वाली होती है, घर पे जो घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दी नॉन अर्निंग स्पाउस वो मैनेज कर रहा है, जिसकी वजह से एक अर्निंग मेंबर बाहर जा कर के कम कर। सो देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिपेंडेंसी। अगर यहाँ पे असमय मृत्यु हो जाती है सो वो भी एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जहाँ पे हम अगेन इमोशनली तो नहीं बट एटलीस्ट एक फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। और इस वजह से स्पाउस कवर इज़ अवेलेबल फॉर अक्रॉस प्रोडक्ट। सो होम मेकर स्पेसिफिकली इंश्योरेंस अवेलेबल, बट जो कैप है वो अर्निंग मेंबर के अर्निंग के बेसिस पे डिसाइड, ताकि एक हाउस होल्ड इनकम समझ में आए और उस हिसाब से कवरेज की अमाउंट का कैलकुलेशन किया जा सके। इनकम टैक्स के प्रोविजंस में चेंज के बाद और टैक्स पेयर्स को जो नई स्कीम है जिसमें कि टैक्स रेट कम है और 80C जैसे प्रोविजंस नहीं है, इसने इंश्योरेंस की सेल्स को, इंश्योरेंस की डिमांड को कितना इन्फ्लुएंस किया, आपको क्या लगता है? इनिशियली ये हुआ था कि जहाँ पे ये 80C की बेनिफिट नहीं डिस्करेज की सरकार, डिस्करेज इन द सेंस निकल गई, तो उसकी वजह से इंश्योरेंस। बट इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट जो है वो खुद के देयर इज़ अ यूनिक यूएसपी टू इट। और लेट्स पुट इट दिस वे, आज की तारीख में इंश्योरेंस को सरकार ने जीएसटी को 0% कर दिया। कौन से सर्विसेज हैं जिसमें जीएसटी 0 होता है, राइट, एग्जेम्प्ट होता है? वो होता है जो एक नेसेसिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी एक इंश्योरेंस की खुद की एक स्पेसिफिक डिमांड थी, नीड थी, राइट। और उस हिसाब से इनिशियली एक ड्रॉप आया था, बट देन आई थिंक द वेरी पर्पस हैज अगेन गॉट कॉट अप ऑन दैट। और वो जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट इन इटसेल्फ काफ़ी वैल्यू देता है, तो उस हिसाब से मैंने देखा भी है कि अगर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज भी आप देख लें उसके बावजूद, उसके बाद भी, राइट, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो आया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि डी ग्रोथ हो गया है। हाँ, लेकिन सेल्स गिरी हैं। हाँ? सेल्स गिरी, लेकिन आप मतलब एक इनिशियली हुआ था, बट उसके बाद फिर से तो आ ही गया। जीएसटी कट पे में एक बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में है कि आईटीसी कवर्ड नहीं है, कई सारे इश्यूज हैं ब्रोकरेज कमीशंस को लेके। तो इनिशियली तो ये टैक्स कम हो रहा है, पॉलिसी पे जीएसटी का बर्डन कम हो रहा है, पर इंश्योरेंस कंपनीज को बाद में अपनी कॉस्ट रिकवर करने के लिए प्रीमियम बढ़ाने पड़ेंगे, ऐसा माना जा रहा है। और ये चर्चा सारे इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत के बाद आती कि इमीडिएटली तो आपको प्रीमियम मिल जाएगा, पर अगले साल तक एक साइकिल में प्रीमियम फिर बढ़ना शुरू करेंगे। ये बात सही है क्या? इन्फ्लेशन इज़ अ फैक्ट ऑफ एवरीथिंग, राइट। उस हिसाब से तो इंश्योरेंस के प्राइसेस भी थोड़े बढ़ेंगे, जब बढ़ेंगे तब बढ़ेंगे, लेकिन इमीडिएटली कुछ नहीं होगा, राइट। इंश्योरेंस का जो प्राइसिंग है ये इटसेल्फ एक वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, ये सिर्फ खर्चों पे डिपेंडेंट नहीं है। ये जैसे एंड आई विश कि ये हो कि इंडिया की जो लॉन्जिविटी है, राइट, द एक्सपेक्टेशन, लाइफ एक्सपेक्टेशन है, ये सुधर रही है। आज की तारीख में 73-74 तक आ गई है और ये सुधर रही। और जब ये सबसे बड़ा खर्चा जो होता है एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में, अगर मैं टर्म प्लान की बात करूँ, उसमें होता है मोर्टेलिटी चार्ज। मोर्टेलिटी इज़ बेसिकली द डेथ कॉस्ट। क्योंकि अगर अब हमने लाखों लोगों को पॉलिसी बेची, उनमें से कुछ लोग एक्सपायर हो जाएंगे, वहाँ पे क्लेम जाता है। दिस इज़ हाउ द बिजनेस वर्क्स, राइट। और ये जो डेथ रेट है स्पेशली ये कम होता जाएगा, और ये बेनिफिट आई वुड एक्सपेक्ट कि वो इन्फ्लेशन उससे एडजस्ट हो जाए। अगर आप पिछले 25 साल का भी देख लें, ये नहीं है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा है उसी हिसाब से टर्म प्लान के रेट बढ़े, नहीं, राइट, काफ़ी कम बढ़े। मैं प्रोडक्ट देख रहा था जो हमने 2008 में लॉन्च किया था और अभी जो कुछ एक साल पहले लॉन्च किया, दोनों में प्राइस डिफरेंस सिर्फ 5% है।
और अभी तो 18% जीएसटी के डिस्काउंट के बाद तो ये तो और भी कम हो गया है। तो प्राइजेस उस हिसाब से नहीं बढ़ते। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू इट। इमीडिएटली ये है, हाँ इनपुट क्रेडिट जाएगा, बट ये जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं ये प्रोडक्ट होता है ओवर 35 ईयर्स। आपका जो प्रीमियम जो आता है, ये प्रीमियम कैलकुलेशन 1 साल का नहीं है। हाँ, हमने उसको 35 साल के ऊपर कवर करके, क्योंकि अगर आप इसी वजह से कहते हैं कि अगर आप यंग एज में खरीदें तो वो प्रीमियम पर कम एम होता है। सस्ता होगा, क्योंकि आप एक लंबे दौर के लिए पे कर रहे हैं और नेचुरली आपका हेल्थ इज़ इन अ मच बेटर पोजीशन, राइट। तो ये एक ऑटो कंपेंसेशन होता है ओवर द ईयर्स, जिस वजह से होता है। तो ये देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू इट। बढ़ेगा 1 या 2%, 18% से जीएसटी कम हो रहा है, ये यहाँ पे आएगा तो भी नेट नेट एक बहुत बड़ा डिस्काउंट तो आ ही रहा है। बट द वे आई एम लुकिंग एट इट, देयर आर वेरियस फैक्टर्स, ये सब मिलजुल के, और इंश्योरेंस कंपनी भी चाहेगी, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है जहाँ पे कह दिया कि ये एक नेसेसिटी है। हाँ, अगर सरकार कह रही है कि इसको हमने एग्जेम्प्ट कर दिया है, वो सरकार इनकम टैक्स का जो डिस्करेजमेंट था वो तो एक है, उसको बैलेंस किया है। मैं तो इसको ये देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा काम सरकार ने हमारे लिए किया, जहाँ पे ये मैसेजिंग किया हुआ है, क्योंकि एक सरकार का वैलिडेशन है कि लाइफ इंश्योरेंस एक नेसेसिटी है, और ये नेसेसिटी है इसलिए हम इस पे 0% टैक्स लगा रहे हैं, राइट। नहीं तो बाकी देखिए आप जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होंगे या जो भी होगा उसमें टैक्स काफ़ी हाई होता है। कुछ चीज़ों में तो 5% टैक्स भी होता है, बट यहाँ पे 0% टैक्स। इट्स अ ह्यूज मैसेजिंग कि लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट, लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ नेसेसिटी, एंड दैट्स अ रीज़न वाई सरकार भी उस पर अपना योगदान कर रही है कि भाई 18% हम उस पर वेव कर रहे हैं। ये जो पीसेस है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा या वो, तो वो एडजस्टमेंट है, क्योंकि एक चीज़ नहीं होता, देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स विच कम टुगेदर टू मेक दिस प्रोडक्ट अवेलेबल। एंड ये 25 ईयर्स 30 ईयर्स वाले भी जो सीन है, सो दैट इज़ अ मैथमेटिक्स दैट वील हैव टू डू। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट शायद इधर उधर हो, कोशिश यही है इंश्योरेंस इंडस्ट्री की उसको सेम रखें, राइट, क्योंकि बाकी इकोसिस्टम्स भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें कि ये जो बेनिफिट है जो कस्टमर को पास करना है वो पास हो जाए। लेकिन कितना सेल्स पुश आपको दिखता है इस जीएसटी कट से 1 साल के अंदर न्यू बिजनेसेस में, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए? आप नंबर तो सीधे सीधे नहीं डाल, लेकिन कोशिश तो ये होगी कि अगर 18% जीएसटी डिस्काउंट आ रहा है तो 50% से बिजनेस बढ़ जाए। 50% नहीं, मतलब अवेयरनेस में काफ़ी मदद मिल रही है। जीएसटी की वजह से डिस्कशन हो रहा है, लोग को समझ में आ रहा है कि जीएसटी इंश्योरेंस में 0% हो गया, सो वो एक अलग से अवेयरनेस है। मार्केट में लोग कह रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस को उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस को मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस के। तो हेल्थ इंश्योरेंस के वैसे भी पुल बढ़ गए थे, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस है, लिविंग एक्सपीरियंस है, हाँ, राइट। और वो मुझे एक्सपेंडिचर कवर करता है, जो आपका इमीडिएट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हम आपके डिपेंडेंस को कवर करते हैं। हेल्थ में आप खुद के लिए भी हो जाता है, फैमिली तो है ही, बट क्योंकि मुझे पता है मैं कभी वो तो इमीडिएट कॉस्ट हिट है, इमीडिएट बेनिफिट है, तो वो एक बेनिफिट है। बट इररिस्पेक्टिव लाइफ भी एक है। इवन फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप देखते हैं, राइट, आप इन्वेस्टमेंट, चलो इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, क्वाइट अ फ्यू ऑप्शंस आर क्वाइट कॉम्पिटिटिव ऑल्सो, बट फाइनेंशियल प्लानिंग के भी अगर आप देखा जाए उसमें 2 सबसे पहले स्टेप है। एक आप खुद के लिए एक टर्म प्लान खरीद लें और एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लें, क्योंकि यहाँ पे अगर इनमें से कोई भी एक हो जाता है, राइट, आपने जो भी किया होगा वो सडनली पूरा कोलैप्स हो जाए। अगर एज 30 में कुछ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, जो भी आपने कॉर्पस क्रिएट किया होगा तब तक वो सडनली वैनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रिस्क मिटिगेशन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कर जाए। एज अ 30-35 की एज में अगर आप नहीं रहते हैं हम, राइट, एक कस्टमर अर्निंग मेंबर की मृत्यु हो जाती, फैमिली गोज थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। तो ये जो 2 पीस है, एक छोटा सा अमाउंट है, ये 2 आप सबसे पहले कर ले। इन्वेस्टमेंट, हाँ, इंश्योरेंस भी ऑप्शन है, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट। कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बट बहुत ज़रूरी है, जैसे ही आप इधर आपने लोन ले लिया ड्यूरिंग योर एजुकेशन डेज, उसको कवर कर लें, या इंडिविजुअली रिटेल प्लान ले लें या लोन कवर ले लें। द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, ये तो आप टर्म प्लान ये तो खरीद ही लें। बहुत महंगा नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है। आपके दिन की शायद आप एक चाय कम करें, उसी में फंड हो जाएगा, बट ये लेना जरूरी है। मैं इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट पे आता हूँ, क्योंकि भी बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है और अब शुरू होनी चाहिए इंडिया में कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन एक जो ताज़ा डिसीजन आया, इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहते हैं। सेबी ने डिसाइड किया कि इंश्योरेंस और पेंशन फंड भी IPO के कोटे में शामिल हो जाएंगे, जो भी ताज़ा डिसीजन आया। इसे इंडस्ट्री में कैसे लिया जा रहा है, क्योंकि एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही। नॉर्मली पेंशन फंड्स और इनको बाहर रखा जाता था। एक अपॉर्चुनिटी है,
ये तो फाइनली एक इन्वेस्टर मतलब बढ़ रही है, अच्छा है, ऑप्शंस और आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. इट्स फाइनली फॉर द इन्वेस्टर टू डिसाइड कि इसको कैसे लिया जाए. इन्वेस्टमेंट पे हम आते हैं सवाल पे. अक्सर ये माना जाता है कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट नहीं है, इंश्योरेंस रिस्क कवरेज का प्रोडक्ट है, रिस्क मिटिगेशन का प्रोडक्ट है. पर अब इनोवेशंस शुरू हुए हैं. वो किस तरीके के इनोवेशन है जिसमें लोग इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट को भी शामिल कर सकते हैं और एक हाइब्रिड तरीके का ऑप्शंस दे सकते हैं. सी देयर आर एक इन्वेस्टर जो है, एंड दिस इज़ प्योरली हैज़ टू बी एन इन्वेस्टर का डिसीजन, राइट. एक इन्वेस्टर को डिसाइड करना है कि मुझे किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पे इन्वेस्ट करना है, और इसका सबसे एक बेस होता है कि मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है, राइट. मुझे किस तरह के प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं और मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, राइट. इंश्योरेंस स्पेसिफिकली इज़ अ प्रोडक्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए जो अगले 3, 4, 5 साल के लिए है, वहाँ पे इंश्योरेंस इज़ नॉट अ सोल्यूशन, राइट. एक है, दूसरा है मेरा जो रिस्क एपेटाइट है. मेरा रिस्क एपेटाइट काफ़ी, आई एम अ रिस्क अवर्स इन्वेस्टर. मैं रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है. मुझे अगले 15 साल तक एवरी ईयर एक कॉर्पस क्रिएट करना है फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, और मुझे गारंटी चाहिए. मुझे चाहिए कि मैं हर साल इतने पैसे डालूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे अपफ्रंट पता करना है. देयर आर, एंड दिस इज़ प्योरली एन इन्वेस्टर साइकी, राइट. तो उनके लिए लॉन्ग टर्म के जो प्रोपोजिशंस हैं वो वापस इंश्योरेंस प्रोडक्ट ही दे सकता है, राइट. सो ये इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड माय रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टर का प्रोफाइल. मैं आई एम अ रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर. तो वहाँ पे भी अगर मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, राइट, स्पेसिफिकली, और ये एक डिसिप्लिन भी रखना है, तो उस हिसाब से वापस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आते हैं. ये नहीं है कि मैंने डाला, मेरे को दिख रहा है कि मेरा फंड वैल्यू काफ़ी बढ़ गया है, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्क टू मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, और मुझे एग्जिट करना है. वेरएस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से करते हो, तो आपको ये एक डिसिप्लिन भी लाता है कि आप इन्वेस्टेड रहें. तो ये रिस्क एपेटाइट इन टर्म्स ऑफ एज एन इन्वेस्टर, आई एम वेरी रिस्क अवर्स. मुझे चाहिए कि मैं इतना दूंगा, मुझे इतना मिलेगा, ये मुझे चाहिए, और वो भी लॉन्ग टर्म, क्योंकि वी विल ऑल एक्सपेक्ट दी इंटरेस्ट रेट टू फॉल इन फ्यूचर. लॉन्ग टर्म में किस रिटर्न को बेंचमार्क कर रहे हैं? अगर आप बंधन का कोई प्रोडक्ट है इस तरीके का तो नहीं, तो नॉर्मली यू कैन एक्सपेक्ट 5.5-6% फॉर द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स. काफ़ी कम लगता है सुनने में, हाँ, लेकिन इन एन फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो आपको एक कमिटमेंट चाहिए कि मेरे अगले 15-20 साल के इन्वेस्टमेंट पे मुझे ये वाला रिटर्न मिले. वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट ही दे सकता है, क्योंकि नेचुरली आपको भी उसके लिए जो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब करके रेपो रेट और 10 ईयर बॉन्ड नहीं, फिर वो इंडेक्स फंड हो गया, बॉन्ड यील्ड के आसपास आ जाएगा. हाँ, लेकिन आज की तारीख में आपको भी पता है कि आगे जाके तो यही इंटरेस्ट रेट रहेंगे नहीं, बट लेकिन आपको ये एवरेज आउट करके वो रेट देता है. तो ये कमिटमेंट है कि ये वाला जो रिटर्न है अगले 15-20 साल तक मिले, तो वो है. लेकिन वैसे ही पैरेलली कस्टमर के पास सोल्यूशन है कि जहाँ पे कि वो मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकता है, यूनिट लिंक पे लगा, राइट. तो ये एक दो, और एक है मिक्स्ड ऑप्शन विच इज कॉल्ड एज द पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट, जहाँ पे एक बेस गारंटी है, प्लस अगर इन्वेस्टमेंट यील्ड एक्स्ट्रा आती है तो वो भी पास ऑन हो जाता है कस्टमर को. सो उसको पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट भी बोलते हैं. बट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम कि कस्टमर के एपेटाइट अलग अलग है. कस्टमर का खुद का एक रिस्क प्रोफाइल बहुत अलग है. हम अगर बहुत ही रिस्क अवर्स हैं तो मेरे को गारंटीड इंस्ट्रूमेंट ही लेनी चाहिए. लेकिन आई एम ओके, मुझे पता है कि ये नीचे भी जा सकता है, लेकिन ऊपर जाने के पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, एंड आई एम ओके विद इट. स्पेशली मेरा एंड डेट फिक्स नहीं है, राइट, क्योंकि मार्केट है, मार्केट ये हो गया कि जब मेरे को एग्जिट करने का टाइम है तब मार्केट नीचे है, राइट, बट वो वापस ऊपर भी आ सकता है. सो मेरे पास अगर वो ऑप्शन है, सो मैं मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट भी लूँ. सो इट्स मोर एक कस्टमर का स्पेसिफिक, इसका कोई एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं है कि हर किसी को यही लेना है. मेरा एपेटाइट, मेरे रिक्वायरमेंट्स, मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन, ये तीनों के बेसिस में आप डिसाइड कर सकते हैं. एन इन्वेस्टर स्पेसिफिकली हैज़ टू डिसाइड, ही विल हैव टू. एक ये काम मैं हर आपके थ्रू, आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा हर एक इन्वेस्टर को, ये एक जो है एक नीड एनालिसिस होता है एवरी प्रोडक्ट के पहले, वो खुद होके करें, उसको भी समझने की कोशिश करें और खुद डिसाइड करें कि हाँ ये क्या है. जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आज की तारीख में ये कस्टमर हैज़ मेड एन इन्फॉर्म्ड बाई. वो जानता है कि उसने खरीदा क्या है,
नो व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि ये कस्टमर के बेनिफिट क्या हैं, राइट, और इसमें मेरे कमिटमेंट क्या हैं। क्योंकि जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो एक बहुत, क्योंकि हम भी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जब हम गारंटी करते हैं रिटर्न्स, तो इन रिटर्न अंडरलाइंग जो हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जाता है, और उसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो नेचुरली काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से वो कमिटमेंट जो है वो स्ट्रॉन्गर है, और उसको डिस्करेज करने के लिए ही आपके जो एग्जिट्स हैं वो थोड़े महंगे पड़ सकते हैं। अगर आप फुल स्टे करते हैं कोर्स तो ये प्रोडक्ट का, और ये कमिटमेंट कस्टमर को समझ जाना चाहिए कि अगले 10 साल 15 साल तक मुझे प्रीमियम देना है, एम आई ओके विद इट। तो ये कॉन्शियस एक चॉइसेस हैं जो कस्टमर को करने हैं। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो देयर आर अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो विद इन लाइफ इंश्योरेंस, जैसे यूनिट लिंक हो गया, यहाँ पे कमिटमेंट सिर्फ 5 साल की है। अगर आप आगे एक्सटेंड जब तक चाहें करना चाहें कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सारे हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। कमिटमेंट अगर आपको चाहिए, गारंटी अगर चाहिए तो आप सेविंग्स प्रोडक्ट जो ट्रेडिशनल सेविंग्स प्रोडक्ट हैं वो ले लें। अगर आपको मार्केट के पूरे इसमें पार्टिसिपेट करना है मार्केट के साथ, सो आप यूनिट लिंक ले लें या एक कॉम्बिनेशन ले लें। तो ऑप्शंस तो हैं। बंधन अपनी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में किस सेगमेंट को सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहा है? क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट प्रोफाइल्स काफ़ी बड़े हैं और बहुत फोकस्ड स्ट्रेटेजी के साथ है, तो बंधन किसको टारगेट कर रहा है? पर्सनली मेरे क्लोज टू हार्ट है वो है टर्म प्लान, राइट। मैं चाहता हूँ कि हर एक यहाँ पे अपने देश के हर एक हाउस होल्ड के अर्निंग मेंबर कवर्ड हो। ये हमारा एक विजन हमारा ये है कि एवरी हाउस होल्ड इन दिस कंट्री इज़ कवर्ड, राइट। तो ये मेरा सबसे है, और ये मैं चाहूँगा कि हर कोई जैसी अर्निंग शुरू हो जाए प्लीज़ ख़रीद लें। तो पर्सनली ये है। अगर दूसरा ये है कि हम ये नहीं कहेंगे कि बंधन को कौन सा प्रोडक्ट करना है। हमने ये किया है कि सारे बुके ऑफ प्रोडक्ट्स जो भी अवेलेबल है, जो लाइसेंस अलाउ करता है, वो हम प्रेजेंट करें। लेट द कस्टमर चूज उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कि कौन सा प्रोडक्ट। हमारे पास पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट है, नॉन पार सेविंग्स प्रोडक्ट है, रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, एन्युटी प्रोडक्ट है, मार्केट लिंक, यूनिट लिंक प्रोडक्ट्स है। सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल किए हैं, और प्रोडक्ट्स को काफ़ी इस तरह से हमने किया कि उसमें हमने लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्राइसिंग की। ये नहीं किया कि इमीडिएटली मेरे खर्चे पूरे के पूरे लोड कर लें, राइट। सो इट्स ऑल ओवर स्टेडी स्टेट जैसा हुआ उस हिसाब से किया है। सो इट हैज़ बीन मेड वेरी पॉजिटिव। फाइनली कस्टमर को हम पूरा का पूरा एक मेनू दे दें, बुके दे दें, वो चूज़ करें उनके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से क्या है। तो ये कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी सारे हैं, जो भी लाइसेंस अलाउ करते हैं, दैट्स द अप्रोच। एक लेकिन मैं चाहूँगा कि हर एक खरीदें, वो है टर्म प्लान। सबसे पहले टर्म प्लान खरीद लें खुद के। कौन सा प्रोडक्ट या स्कीम डिज़ाइन करने में और स्केल करने में सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है, किस प्रोडक्ट को? सी प्राइसिंग जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर। कोई भी चीज़ आप अगले 15 साल 20 साल के लिए जब आप प्रेडिक्ट करते हैं तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। तो उस हिसाब से बहुत टर्म प्लान तो है, प्लस जो गारंटीड प्रोडक्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपके काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर हमको अभी से सोचना पड़ता है कि 15 साल बाद इंटरेस्ट रेट क्या होगा, राइट, या 15 साल के बाद मोर्टेलिटी रेट क्या होगी। और हमको जो प्राइसिंग प्रोडक्ट अच्छा रखना है, कॉम्पिटिटिव रखना है, तो मोर्टेलिटी रेट को भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि देश की मोर्टेलिटी सुधरती जाए, राइट, ये फैक्टर करते हैं हम। तो ये वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्योंकि आपको काफ़ी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है, फ्यूचर के अजम्पशंस लेने हैं, तो ये गारंटीड प्रोडक्ट और टर्म प्लान में डिस्कशन काफ़ी सारा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन में बंधन बैंक्स ने काफ़ी यूज़ किया है। बंधन बैंक के अलावा कौन से और चैनल्स हैं जिनको आप यूज़ कर रहे हैं, और क्या मिक्स है पॉलिसी सेल्स का बैंक मॉडल से, एजेंट मॉडल से, और सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा चैनल आपको दिख रहा है? सो शुरुआत तो हमारी बैंक से हुई है, राइट। तो नेचुरली बैंक का शेयर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एज अ स्ट्रैटेजी हमको एंड कस्टमर तक पहुंचना है। जैसे जिस तरह से मैंने कहा कि हमारा विजन जो है कि एवरी हाउस होल्ड इन दिस कंट्री शुड हैव अ लाइफ कवर, राइट। तो उस हिसाब से जिस तरह से भी मैं उन तक पहुंच सकूं, मैं पहुंचना चाहूँगा। हमने फोकस ये किया है कि हम जो प्लेटफॉर्म बनाएं वो इतना अच्छा बनाएं कि एंड कस्टमर या जो मेरा पार्टनर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कस्टमर को कन्विंस करने में, कस्टमर को समझाने में कि प्रोडक्ट क्यों चाहिए, कितना चाहिए, उसमें ज़्यादा टाइम लगाएं, ना कि द फुलफिलमेंट प्रोसेस की फॉर्म फिलिंग, KYC। तो हमने ये किया कि प्लेटफॉर्म बड़ा आसान बनाए, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी आए हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और ये कर लें। तो हम उस हिसाब से प्लेटफॉर्म्स
कॉर्पोरेट एजेंसी, ब्रोकिंग, इंडिविजुअल एजेंसी, डायरेक्ट सेलिंग, हमारा खुद का वेबसाइट, तो हम सारे ही चैनल के थ्रू करना चाहेंगे, राइट। विच एवर वेर एवर वी कैन टाई अप, फाइनली एंड कस्टमर को जिस तरह से भी पहुंच सकें, वी वुड वांट टू यूज़ दैट। अभी सबसे बड़ा चैनल बैंक ही है। अभी सबसे बड़ा चैनल बैंक है। जब आप कहते हैं कि सबके पास इंश्योरेंस होना चाहिए जिस विजन को, तो इसमें गांव भी शामिल होते हैं। बिल्कुल होता है। रूरल एरिया में पहुंचने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अवेयरनेस, डिस्ट्रीब्यूशन या खर्च, स्पेंड? अवेयरनेस। मुझे आई स्ट्रांगली बिलीव कि रूरल एरिया में भी देर इज़ इनफ, मतलब ऑफ कोर्स देर इज़ लाइवलीहुड देयर, राइट, सो देर इज़ बिजनेस विच इज़ हैपनिंग एंड इकोनॉमी इज़ रनिंग, मतलब वहाँ पे भी इनकम तो है, राइट, विच मीन्स इंश्योरेंस ज़रूरी है। बट दिस होल स्पेस की अवेयरनेस कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए। मैं एक क्लासिक एग्जांपल दे दूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट, पीपल जिनका किराने का दुकान था, किराना दुकान वाले से मेरी, मतलब जनरली एंड दिस हैपेंड लॉन्ग टाइम बैक, उस किराने वाले से मेरी बात हो रही थी कि तुम, मतलब मैंने भी इंश्योरेंस कंपनी तभी चालू की थी, मैं अराउंड 2004-2005 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने जब उनसे बात की थी, और ये मेरे सोसाइटी के बाहर का किराने का दुकान था, तो मैंने उनसे बोला कि आपने इंश्योरेंस लिया है? तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने बोला क्यों नहीं लेते हो, लेना चाहिए। बोला नहीं, मुझे क्यों इंश्योरेंस चाहिए? बोला अगर आपको कुछ हो जाता है तो क्या होगा? बोला मेरा बेटा बिजनेस संभाल लेगा, ये दुकान ही मेरा इंश्योरेंस है। मुझे लगा सही है, मतलब आपका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो तो कंटिन्यू करेगा, राइट, तो आपको तो इंश्योरेंस की ज़रूरत है नहीं। तो तब तो मैं कन्विंस भी हो गया था। लेकिन उसी केस में अराउंड 2 साल बाद वो शॉप ओनर जो था, उनकी डेथ हो गई, अब सडन डेथ एकदम ओवरनाइट। मैं लास्ट उसके एक दिन पहले ही एक्चुअली उनके दुकान में गया था और कुछ ख़रीदा भी था, और नेक्स्ट डे सुबह न्यूज़ आती है कि ये रात को नींद में एक्सपायर हो गए, राइट। और उनके साथ ये उनके 3 बेटे थे, और जो मैं भी सीए किया हुआ था, जो उनका जो सबसे बड़ा बेटा था, मेरा उनके साथ पहचान इसलिए हो गई थी क्योंकि जो उनका सबसे बड़ा बेटा है उसको खुद को सीए बनना था। अच्छा। तो वो मुझसे गाइडेंस ले रहा था। अब ये डेथ की वजह से, एंड दिस गाय वाज वंडरफुल, मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ये डेथ की वजह से वो जो सबसे बड़ा बेटा था वो सब छोड़ छाड़ के दुकान में बैठ गया। मतलब उसके जो करियर के जो एस्पिरेशंस हैं वो सब खत्म हो गया। तब मुझे लगा कि हाउ इंश्योरेंस कुड हैव हेल्प्ड, राइट। अगर एक इंश्योरेंस कवर होता तो दिस गाय वुड हैव गॉट एटलीस्ट एक अगला 10 साल 15 साल का उसको एक होराइजन मिल जाता जहाँ पे वो अपने खुद के करियर पे, खुद की पढ़ाई पे फोकस करता और कर पाता। तो ये एक चीज़ है कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो या जो भी है, राइट, आपका दुकान है वो इंश्योरेंस है, लॉजिकल है, लेकिन आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, स्पेशली बच्चे, उनके एस्पिरेशंस को सेल्फ एम्प्लॉयड को अंडरराइट कैसे करते हैं? प्रोसेस क्या है? क्या उनके पास रेगुलर इनकम नहीं होती है? नहीं, दैट्स वेयर आई थिंक अपना जो इंडिया टेक स्टैक है, दैट हैज़ बीन क्वाइट हेल्पफुल, राइट। दिस होल स्पेस ऑफ यूपीआई, इसके थ्रू ये फॉर्मल हो गया है। तो ट्रांजैक्शंस पे करते, तो ट्रांजैक्शंस है, या जनरली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, राइट, आपके खर्चे से भी आमदनी की पहचान हो जाती है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये तो काफ़ी सारा एग्रीगेटर्स के थ्रू आ जाता है, तो बहुत प्रोसेस सिंपल हो गया। सेल प्रोसीड्स वो तो लोन के लिए भी ज़्यादा जरूरी है। मेरे लिए तो सिंपल से आपके एक्सपेंसेस हैं, या जनरली जो भी डेटा ड्रिवन मॉडल हैं काफ़ी सारे, राइट। अगर आप देखें तो पैरेलली लेंडिंग जो हो गया है, काफ़ी सारे सेल्फ एम्प्लॉयड्स के लिए लेंडिंग भी हो गया है, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर में भी आ गया है। तो ये सब चीज़ें, क्रेडिट स्कोर को भी आप इसमें यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, मतलब मल्टीपल आप देख लेते हैं और उसके हिसाब से कर लेते हैं। ग्लोबल स्केल पे आपको क्या लगता है कि दुनिया में जो इंश्योरेंस के सबसे अच्छे मॉडल्स हैं, जो सबसे सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, उनसे भारत कितनी दूर खड़ा हुआ है प्रोडक्ट के मामले में? आपको लगता है कोई ऐसा ग्लोबल प्रोडक्ट है जो भारत में जिसकी बहुत ज़रूरत है और अभी तक नहीं आया? नहीं, प्रोडक्ट्स तो मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं और वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ हैं। ऐसा कोई नया कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एक ही हो सकता है जहाँ पे विदेशों में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये जो डेटा है ये काफ़ी इंटीग्रेटेड है, राइट। तो इनफैक्ट अभी तो इंडिया का टेक स्टैक और भी सुधर रहा है, तो मेरे हिसाब से अगले 3-4 साल की बात है, उसके बाद तो ये और भी मतलब एकदम फिक्स हो जाए। जैसे हेल्थ रिकॉर्ड्स आ गए, राइट, हमको पता है कि हेल्थ रिकॉर्ड्स, अंडरराइटिंग प्रोसेसेस जो हैं वो और आसान हो जाएंगे। आप एक्चुअली टर्म प्लान जैसे जो प्रोसेस है जहाँ पे अंडरराइटिंग काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, वो शायद ओवर द काउंटर हो जाए जब ये डेटा इकोसिस्टम, हेल्थ रिकॉर्ड्स हो गए, बर्थ रिकॉर्ड्स हो गए, या इवन डेथ रिकॉर्ड हो गए, जो क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस है, राइट, डेथ रिकॉर्ड सेंट्रली मैनेज्ड है। तो हमको पता है कि
सतीश्वर है, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ये प्रोसेसेस काफ़ी और स्ट्रीमलाइन, और जब प्रोसेसेस और स्ट्रीमलाइन होते हैं खर्चे कम हो जाते हैं, क्योंकि यू बिकम मोर प्रोडक्टिव, मोर एफिशिएंट। ये जो खर्चे होते हैं विच कैन अगेन बी पास्ड ऑन इन द फॉर्म ऑफ अ बेटर प्राइस टू द कस्टमर। तो ये स्कोप, और इंडिया का सबसे बेटर स्कोप है यहाँ पे होने का, जो अगले मेरे हिसाब से 4 से 5 साल में ये और अच्छा हो जाएगा। सर, क्लेम्स रेजोल्यूशंस को लेके कोई नया एक्सपेरिमेंट जो आपने किया है, और क्या स्थिति है क्लेम्स रेजोल्यूशन को लेके अभी? क्लेम्स का मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम के थ्रू कस्टमर से कि इंश्योरेंस कंपनीज, और ये सिर्फ बंधन लाइफ नहीं, ये मैं सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कह सकता हूँ कि जब आपने पॉलिसी खरीदी थी, जो आपके साथ जो कम्युनिकेशन हुआ था, विच इज़ एन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने लिखा है, जो हमने एक इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे कुछ क्वेश्चंस मांगे, राइट। एप्लीकेशन फॉर्म आप जब करते हैं, आप खुद को आइडेंटिफाई करते हैं KYC के थ्रू, और एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, वो आप सही भरें। 2 चीज़ें होती है उसमें, एक होता है आपका आइडेंटिफिकेशन, एज हो गया, दूसरा हो गया आपके इनकम रिकॉर्ड्स, क्योंकि एज आई एम सेइंग इट्स एन इनकम रिप्लेसमेंट टूल, और चौथा होता है आपका हेल्थ कंडीशन। ये अगर आपने सही भरा है वो फॉर्म में, कोई चांस नहीं है कि कभी भी कोई भी क्लेम रिजेक्ट हो। तो ये एक बहुत मेरा मेन रिक्वेस्ट है सबसे कि वो जो सेक्शन है, और ये बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा ही है, मेरे हिसाब से कोई 12 या 15 पॉइंट है, ये आप खुद करें, ये आप खुद भरें और बड़ी ईमानदारी से भरें, क्योंकि अगर ये सही है कोई चांस नहीं है कि क्लेम कभी भी रिजेक्ट हो। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के क्लेम अगर आप सेटलमेंट रेशियोज भी देखें काफ़ी हाई है, क्योंकि अगर, और दूसरा ये भी है कि रेगुलेशन के हिसाब से सेक्शन 45 जो है वो कहता है कि 3 साल के बाद तो कोई चांस ही नहीं कि आपको कभी भी रिप्यूडिएट किया जा सके। लेकिन उसके पहले का भी मैं कह रहा हूँ कि कोई चांस नहीं है पॉलिसी रिजेक्ट होने का, क्लेम रिजेक्ट होने का, अगर आपने फॉर्म में, और जो भरें वही जो इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे मांगा ही नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है, वो एप्लीकेशन फॉर्म में जो क्वेश्चंस हैं वो आप सही भरें। बस ये कर लिया तो क्लेम 100% गारंटीड है, कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता। बंधन लाइफ कंपोजिट लाइसेंसिंग की तैयारी कर रहा है? हमें काफ़ी इंटरेस्ट है। स्पेसिफिकली हम ये, हमारा व्यू ये है कि लाइफ और हेल्थ ये काफ़ी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। बंडल्ड प्रोडक्ट के तौर पे, प्रोडक्ट में तो डिज़ाइन पे तो काफ़ी थॉट होगी, लेकिन एज अ कंसेप्ट ये एक दूसरे को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है, राइट। और उस हिसाब से हम काफ़ी इंटरेस्ट ये होगा कि लाइफ के साथ हम हेल्थ वाले बिजनेस में भी जाएं, एक साथ जाएं। अगले 5 साल में क्या विज़न है बंधन का इन टर्म्स ऑफ कंपोजिट लाइसेंसिंग और लाइफ और इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस दोनों में? कंपोजिट लाइसेंस एज आई सेड जब भी आ जाता है, वी वुड बी वेरी कीन ऑन हेल्थ इंश्योरेंस की पार्टिसिपेट करें। एंड ओवरऑल इंडिया पोटेंशियल काफ़ी है, राइट, क्योंकि पेनिट्रेशन अभी भी कम है। बोथ, कई लोग हैं जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस है ही नहीं, कई लोग हैं जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस है लेकिन कवर एडिक्वेट नहीं है। रिटायरमेंट एज अ सोल्यूशन इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि जी एजिंग जो पॉपुलेशन है और काफ़ी लोगों ने रिटायरमेंट के लिए एक्यूमुलेट करना भी शुरू किया है, राइट। तो बहुत से लोग हैं जिनको एन्युटी की ज़रूरत होगी, राइट। या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जैसे कि NPS हो गया या PF हो गया, तो वहाँ पे भी नेसेसरीली आपको एन्युटी लेना है। तो ये सब काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रहे हैं। सो पोटेंशियल काफ़ी है, और यहाँ पे हम चाहेंगे कि बेसिकली एज बंधन लाइफ वी आर एबल टू काइंड ऑफ केटर टू अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द कंट्री। और इस हिसाब से, और जब ये होता है तो नेचुरली इंडस्ट्री की या फिर लाइफ इंश्योरेंस या फॉर दैट मैटर बंधन की भी ग्रोथ काफ़ी हाई हो। सो चाहेंगे कि जितनी जल्दी ग्रोथ, क्योंकि वी आर स्टार्ट नेचुरली इनिशियल ईयर्स में तो ग्रोथ रेट काफ़ी हाई होगा, बट ओवर द ईयर्स वी वुड वांट टू बी प्रीटी बिग इन दिस। हम आ गए अपने आखिरी राउंड में, रैपिड फायर, जिसमें हम एक लाइन के सवाल होंगे और सतीश्वर से सीधे जवाब लेंगे। पहला सवाल, इंश्योरेंस की सेल्स में कौन आगे रहेगा, पुश या पुल? इनिशियली पुल, बट आई थिंक इन द नेक्स्ट 4 to 5 years पुल बन जाए। कौन सा ऐसा एक प्रोडक्ट जो भारत में अभी तक नहीं हो, आप लाना चाहते हैं? एक है जो हम चाहेंगे कि, जैसे हमने कहा कि इंडिया के अंदर चाहें, विच इज़ माइक्रो सेविंग्स, राइट। माइक्रो सेविंग्स है जिस पे हम काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि माइक्रो सेविंग्स काफ़ी, लाइफ इंश्योरेंस एक अच्छे पोजीशन पे भी है कि इसको कैटर किया जा सके।
अभी तक का सबसे हैरान करने वाला क्लेम रेजोल्यूशन कौन सा रहा आपके लिए, कोई अगर आपको याद आता हो तो? काफ़ी सारे क्लेम ऐसे थे जहाँ पे इंसान जिंदा था, अच्छा। तो मतलब इम्पर्सोनेशन करते हैं इम्पर्सोनेशन का। एंड और वो काफ़ी मतलब हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर आप रेगुलेटर हो एक दिन के लिए तो कौन सा एक ऐसा फैसला करना चाहेंगे जिससे सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, बदल जाएं? मैं तो इंश्योरेंस मैंडेटरी कर दूँ। इंश्योरेंस मैंडेटरी टर्म प्लान में चाहूँगा कि मतलब मैंडेटरी इज़ वेरी हार्श वर्ड, बट जितना जल्दी हो सके चाहूँगा कि सारे अर्निंग मेंबर्स इंडिया में खुद की एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो। यूपीआई जैसा कुछ हो सकता है क्या इंश्योरेंस में? कोशिश जारी है, कोशिश जारी है, बिल्कुल। अगर आप लोगों के पास भी कोई आइडियाज़ हैं कि हम इंश्योरेंस को ऐसे करना चाहें तो बिल्कुल एज एन इंडस्ट्री, एज ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हम चाहेंगे कि हम उस पर काम करें। रेगुलेशन में अभी सबसे बड़ा हर्डल क्या है बीमा कंपनियों के लिए? काफ़ी सॉर्टेड है, मतलब 25 साल हो गए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट में भी काफ़ी काम हुआ है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक हर्डल नहीं है। इट्स मोर अ प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशन। काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। वी आर ऑल्सो गेटिंग अलाइन टू इंटरनेशनल एस्पेक्ट, जैसे अभी RBC आ रहा है विच इज़ रिस्क बेस्ड कैपिटल, जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस है। IFRS आ रहा है, अकाउंटिंग के रूल्स जो हैं वो काफ़ी चेंज हो रहे हैं और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे जो इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, एज ए वे सेइंग कि अगले 25 साल 30 साल की हम बात करते हैं, राइट, एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस, तो उसको सॉल्व करने के लिए नया अकाउंटिंग भी आ रहा है, तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट भी हो चुके हैं, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक हर्डल करके कुछ नहीं है। आखिरी चीज़, कोई एक किताब, कोई एक पर्सन जिसको आप चाहें कि लोग फॉलो करें इंश्योरेंस को समझने के लिए, कोई किताब आपने पढ़ी हो जो आप रिकमेंड कर रहे हैं? मैं इंश्योरेंस करके नहीं कहूँगा, लेकिन एक किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, जी, ये मैं चाहूँगा कि हर कोई पढ़े। ये नहीं है कि हम उसमें, मतलब उसमें डिसिप्लिन है जो आपका वेल्थ क्रिएशन करता है, ना कि एक स्पेसिफिक रेट के पीछे पड़ जाए। आपकी कंसिस्टेंसी एक डिसिप्लिन के हिसाब से आप करें, दैट विल यील्ड यू मोर रिजल्ट्स देन एक किसी स्पेसिफिक रिटर्न और एक प्राइज या रिटर्न को चेस करें। सो साइकोलॉजी ऑफ मनी इज़ अ गुड बुक। सो मॉर्गन हसल की किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी आप लोग पढ़ें, सतीश्वर ने बताइए। धन्यवाद सतीश्वर, थैंक यू हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए और बीमा के बारे में हमें इतने विस्तार से बताने के लिए। और आप सबका स्वागत इसे देखने के लिए। समृद्धि शास्त्र में अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी एक विशेषज्ञ के साथ, किसी एक मेंटर के साथ और एक नए विषय के साथ।